बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से प्रोफेशनल कड़ी को घर में रेडी कर सकते हैं। कौन से स्पाइसेस यूज़ करेंगे, किस स्टेज पे यूज़ करेंगे, कड़ी में रेशो कितनी होगी बेसन की और योगर्ट की, और पकौड़ों के लिए आप कौन सी वेजिटेबल्स को किस तरह से कटिंग करके यूज़ करेंगे कि आपको कम मेहनत करके कम ऑयल के साथ क्विक मेथड से कल्चरल टेस्ट अचीव हो। घरेलू और बाज़ारी कड़ी में क्या डिफरेंस होता है, और कुछ लोग कड़ी में टमाटर किस वजह से और क्यों ऐड नहीं करते। कड़ी की खूबसूरती और फ्लेवर किन चीज़ों से इन्हेंस होता है, और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप कड़ी बनाने में परफेक्शन अचीव कर सकते हैं। कड़ी बेसिकली एक कल्चरल डिश है और हर कल्चर में, हर घर में इसको डिफरेंट मेथड से तैयार किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कड़ी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप इस मेथड को बहुत एंजॉय करेंगे। और इस मेथड से आप कड़ी बनाने के बाद कड़ी की परफेक्शन से अचीव करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बेसन की रेशो कितनी जाएगी और बेसन किस क्वालिटी का होना चाहिए। और दही, अगर आपके पास लस्सी नहीं है, जो लस्सी बेसिकली मक्खन को बनाने के बाद निकलती है, यानी कि बटर मिल्क जो यूज़ किया जाता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दही को यूज़ करके कैसे अच्छी वाली कड़ी बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बेसन जो आप कड़ी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कड़ी का टेस्ट टोटली अच्छा और बुरा होने पे ये डिपेंड करता है। अगर आप पुराना बेसन लेंगे तो आपकी कड़ी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, और इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी का फ़्रेश बेसन लेना है। और दही यहाँ पे मैं 1 kg लूँगी। 1 kg दही से मैं कड़ी बनाऊँगी। साथ जो टोटल बेसन है मैंने आधा किलो यूज़ किया, लेकिन कड़ी का मिक्सर तैयार करने के लिए 2 कप यूज़ करूँगी। 1 टमाटर यूज़ करूँगी, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च जाएंगी, आधा कप ऑयल जाएगा। तो सबसे पहले मैं पैन के अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर लूँगी और 2 से 3 प्याज मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिए थे, बहुत बारीक कटिंग नहीं किए। बिगनर्स के लिए कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे जो सबसे पहली टिप है कि जो प्याज का कलर है आपने ब्राउन नहीं करना, इसको हम लाइट सॉफ्ट कलर ही देंगे और क्रंची भी बिल्कुल नहीं करेंगे। स्लो फ्लेम पे इसको सोते करेंगे। साथ ही इसमें मैंने अदरक और लहसुन साबुत ऐड कर दिया है, मैंने इसमें पेस्ट नहीं ऐड किया, वो आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे तकरीबन जस्ट 1 मिनट के अंदर स्लो फ्लेम के ऊपर इसका लाइट सा जो कलर है चेंज हो गया, और इसी स्टेज पे मैं 1 टमाटर ऐड कर दूँगी। और टमाटर के यहाँ पे मैंने छिलके रिमूव कर लिए थे, और इसको भी हम जस्ट 1 मिनट के लिए सिर्फ भूनेंगे, जस्ट इसका कलर चेंज करेंगे और इसका फ्लेवर जो है हम इस ऑयल में ऐड करेंगे। सिर्फ इतना भूनेंगे, इससे कड़ी के अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे अब मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं। याद रहे कि इन मसालों से ही कड़ी की अच्छी बेस तैयार की जाती है, और कड़ी की अच्छी बेस तैयार करने के लिए सारे मसालों का फ्लेवर जो है कंबाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जब हम इसकी इस तरीके से स्लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे तो कड़ी के बेस में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होगा, बहुत अच्छा अरोमा आएगा। तो अब यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर भी, प्याज भी, हरी मिर्च और अदरक लहसुन, सब मसाले सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब तकरीबन दही में से जो 1 किलो दही था, इनमें से तकरीबन हम हाफ़ कप दही लेके एक ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे, और जो मसाले अदरक लहसुन प्याज और टमाटर हमने सोते किए हैं ऑयल के अंदर, इसको हम जग में डाल के बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इनके ब्लेंड करने की वजह ये है कि कड़ी के अंदर बेसिकली प्याज तैरते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कड़ी जो एक होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसमें मसाले जब एक स्मूथ लेवल में आप ऐड करेंगे तो इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा और इसमें खूबसूरती भी आएगी। हम इनको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और तकरीबन इस तरह का क्रीमी टेक्सचर हमें चाहिए जो हम कड़ी में ऐड करेंगे। अब ऑयल जो सेम ऑयल था आधा कप हमने डाला था, जिसमें प्याज टमाटर हमने फ्राई किए, सोते किए। अब उसमें हम
तकरीबन 1 कड़ी पत्ता और 4 से 5 अदद गोल वाली सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही फिर हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मसालों का, हम वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा और कड़ी जब इन मसालों के साथ पकेगी तो इसमें मज़ीद अरोमा आएगा। एक तड़का वो होता है जो हम एंड पे लगाते हैं कड़ी के कंप्लीट कुक होने के बाद, लेकिन ये तड़का जो हम ऐड करेंगे प्याज और टमाटर के साथ तो इससे इसका डबल अरोमा आएगा। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच भरकर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून भरकर इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हल्दी का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है आम खानों की निस्बत, ताकि कड़ी में अच्छा सा कलर क्रिएट किया जा सके। और इसके अंदर जो सॉल्ट है मैंने अभी 1 चम्मच यूज़ किया है और एंड पे हम टेस्ट करने के बाद अगर हमें थोड़ा मज़ीद ऐड करना होगा फ्लेवर के हिसाब से हम तब ऐड करेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैंने पानी ऐड कर दिया था और उसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे जो तरी है हमारे लिए ये नेसेसरी है कि जो इसकी तरी है हम इसको निकाल लेंगे, इसलिए हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक तरी ऊपर नहीं आ जाएगी हम इसको स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे और साथ ही साथ इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो मसाला है हमारा बिल्कुल भी लगे नहीं, अदरवाइज़ आपका पूरी कड़ी का जो टेस्ट है वो कड़वा भी हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और टमाटर इसके अंदर बेसिकली क्यों ऐड नहीं किए जाते थे, ये शुरू से एक बात क्यों चलती आ रही है कि दाल और कड़ी में टमाटर ऐड नहीं किए जाते, क्योंकि पहले लोग फ्रिज में नहीं रखा करते थे और उनको ये अंदेशा होता था कि कड़ी में या दाल में टमाटर ऐड करेंगे तो उसकी खटास से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब तो फ्रीज़र्स में और डीप फ्रीज़र्स यूज़ किए जाते हैं तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता। सो इसका जो टेस्ट है टमाटर का, इससे कड़ी का जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस होता है और एक डिस्टिंक्टिव टेस्ट आता है। सो अब यहाँ पे जो मैंने तरी थी निकाल ली है, साइड पे कर दी है और अब हम इसके मसाले में जो दही का और बेसन का मिक्सर ऐड करेंगे उसको हम रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने जो 1 किलो दही था वो बाकी का वो सारा इसमें डाल दूँगी और 2 कप बेसन यूज़ करूँगी। परफेक्ट कड़ी की परफेक्ट रेशो यही होती है कि आप 1 किलो दही के साथ 3 लीटर पानी यूज़ करेंगे और 2 कप बेसन यूज़ करेंगे। और अगर आप इसको कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप आधा किलो दही के साथ 2 लीटर पानी यूज़ करेंगे और 1 कप दही यूज़ करेंगे। ये इसकी परफेक्ट रेशो होती है। तो अगर आप इसको ग्राम्स में देखें तो 1 किलो दही में 250 ग्राम यानी कि 1 किलो दही में 1 पाव बेसन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं मेजरमेंट कप की मदद से कर रही हूँ तो 2 कप ऐड कर लिए मैंने। अब 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। इसमें जो लम्स हैं बिल्कुल भी बनने नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो सारी गेम है आपकी इसी बेस की है और साथ में जो आप मिक्सर इसमें ऐड कर रहे हैं उस चीज़ की है। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ग्राइंडर जग नहीं अवेलेबल है तो आप इसको एक विस्कर की मदद से भी अच्छे से विस्क कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि पहले आप इसको दही को बहुत अच्छे से विस्कर की मदद से विस्क करेंगे, इसको अच्छे से बीट करेंगे और फिर इसके अंदर जो बेसन है वो ऐड करके इसको बहुत अच्छे से इसको विस्क करेंगे। तो अब मैं एक छलनी की मदद से जितनी भी जो मैंने दही का और बेसन का मिक्सचर रेडी किया है उसको फ़िल्टर कर लूँगी। इसको फ़िल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा ज़रे वगैरह हों या कोई भी लम्स वगैरह हों वो कड़ी में नहीं जाने चाहिए, हम उनको साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पे कड़ी का मिक्सर डालने के बाद इसमें पानी ऐड करना है, तो मगर उससे पहले आपने इसको बहुत अच्छे से विस्कर की मदद से इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है ताकि जो कड़ी का मिक्सर था जो हमने दही और बेसन का डाला है वो और जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट था ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इस तरह का स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर मिलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 1 किलो दही के हिसाब से 3 लीटर पानी जो है इसमें कंप्लीट कर दूँगी, यानी कि 1 कप हमने पहले मिक्सर में ऐड कर दिया था और बाकी का जो 2.5 लीटर पानी है मैंने इसमें वो ऐड कर दिया, यानी कि 1.5 जग पानी। अब इसको हमने पकाना है तकरीबन, पहले स्टार्ट में हम इसको तेज़
इसकी आग करके, यानी कि हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। और 6 से 7 मिनट के अंदर इसके ऊपर जो इसकी एक फॉर्म बन जाती है वो आ जाएगी। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ये इस स्टेज पे बॉईल हो जाती है। तो इसको जैसे ही ये फोम इसके ऊपर आएगी हम इसको चम्मच से हिलाते जाएंगे और फिर हम इसको स्लो फ्लेम कर देंगे। जस्ट इसका जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है वो कंसर्निंग होता है कि आपने इस पे टोटल कंसर्न रखना होता है कि ये बॉईल नहीं हो जाए, नहीं तो हमारा जो मिक्सर है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। अगर ऊपर से ये बॉईल हो जाएगी, जो इसकी फॉर्म होती है उसी में सारा बेसन होता है। तकरीबन 6 से 7 मिनट पकने के बाद ये होता है कि जो बेसन होता है वो लस्सी में अच्छे से पक जाता है। और फिर ये होता है कि आप इसको स्लो फ्लेम भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं जो इसका लिड है इसको हाफ़ करूँगी, ताकि ये अगर आप इसको फुल लिड कर देंगे तो ये पूरी बॉईल होके बाहर को आ जाएगी ना। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अब ये फ़ोम की सूरत में आ गई है फिर से, तो मैं इसको फिर से चम्मच हिला दूँगी। और इस प्रोसेस में आपको जस्ट 7 से 8 मिनट लगेंगे और फिर आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाएंगे। तब तक आप यहाँ पे ये करेंगे कि आप पास से पकौड़ों का मिक्सर रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पालक ली है, साथ साथ कड़ी पक रही है और साथ साथ आप अपना पकौड़ों का मिक्सर जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं लगेगा, आप इसके कुकिंग के मेथड को काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर आप इसको दिल से और नीयत से बनाएंगे तो यकीन माने इसमें टेस्ट भी उतना ही मज़े का आएगा और उतना ही अच्छा आपको इसका फ्लेवर मिलेगा और आपकी उतनी ही तारीफ़ की जाएगी। तो खाना वैसे भी हमेशा दिल से बनाना चाहिए, फिर ही इसमें एक लज़्ज़त आती है। जस्ट सिर्फ कुकिंग नहीं है, ज़िंदगी में कोई भी काम है, कोई भी पर्पस है, अगर आप उसको बहुत समझेंगे तो आप उसमें कभी भी ना तो सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ना आपको उसमें परफेक्शन आ सकती है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को, कुकिंग को भी इंजॉय करना होगा कि आपको खाना बनाते हुए मज़ा आना चाहिए, आपको बोर नहीं होना चाहिए, आप इसको बोझ नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो पालक है ना, इसको खुले पानी से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं उसको वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया लिया है 2 चम्मच भरकर 2 टेबलस्पून, और इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। यहाँ पे मैं नॉन स्टिक तवा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पैन यानी कि फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसको ड्राई रोस्ट करने के लिए। और यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो रखी हुई है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। और साथ ही बाद में इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। साथ साथ आप कड़ी का बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे कि चम्मच उसमें हिलाते रहना है, क्योंकि अगर इस स्टेज पे ये लग जाएगी तो आपका जो टेस्ट है बिल्कुल जले का आएगा और आपकी कड़ी का मिक्स सारा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भूनते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और इसमें कुछ हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च है साबुत वाली। आपने काली मिर्च जो है इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी, मैं जस्ट हाफ़ टी स्पून तकरीबन यानी कि 3 से 4 दाने यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी साथ ही भून लिया, क्योंकि जो खुश्क धनिया होता है ये थोड़ा टाइम लेता है रोस्ट होने पे, और जो ज़ीरा होता है बहुत जल्दी भुन जाता है। तो अगर आप पहले ज़ीरे को साथ ही डाल देंगे तो आपका जो ज़ीरा जल जाएगा और धनिया आपका भूनने पे टाइम लेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आपने बिल्कुल भी बारीक वाला इसको ग्राइंड नहीं करना, तकरीबन थोड़ा सा इसकी फॉर्म जो है थिकनेस में आनी चाहिए। तो अब जब यहाँ पे कड़ी पक रही होगी ना, इस स्टेज पे आपने यहाँ पे जो हमने पाउडर तैयार की है हम वो वाला ऐड करेंगे। उससे इसका जो फ्लेवर है मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आपने ये इसी स्टेज पे ऐड करना है, हम इसको पहले ऐड नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप इसको पहले ऐड करेंगे तो जो कड़ी का कलर है वो ब्लैकिश में आएगा, ब्राउनिश में आएगा, यानी कि थोड़ा सा डार्क फॉर्म में चला जाएगा। तो कड़ी अपने असली कलर में ही खूबसूरत लगती है। तो इसके कलर को खूबसूरत रखने के लिए आपको पहली टिप बताई थी कि आपने प्याज को जलाना नहीं है। सेकेंडली आपका जो बेसन है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अब मैंने नमक भी चेक किया तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। ये बेस्ट स्टेज होती है जब आप कड़ी को चेक कर सकते हो कि इसमें नमक कम हो तो आप इसे ज़्यादा कर सकते हो, तो इसलिए आपने पहले कम नमक ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून जो है इसमें अनार दाना ऐड कर रही हूँ। अनार दाने को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था।
अनारदाने का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है इसमें कड़ी के अंदर, तो आप इसको लाजमी ऐड करें। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना थोड़ी सी खटास जो कड़ी के अंदर होती है वो आ जाती है। याद रहे कि दही जो मैंने इसमें यूज़ किया है, एक दिन पहले मैंने इसको मंगवा लिया था और उसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है, मैंने फिर यूज़ किया। अब यहाँ पे जो पकोड़ों का मिक्सर है उसके लिए आपकी कटिंग जो है बहुत डिपेंड करती है। अब यहाँ पे मैंने जो आलू की कटिंग है लंबाई में की है और बहुत बारीक की है। पकोड़ों में मैं 1 प्याली जो है पालक ऐड कर रही हूँ। पालक को भी बारीक कटिंग करके बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, और 1 अदद प्याज बड़े साइज़ का बहुत बारीक कटिंग कर ली है, इसको भी ऐड करेंगे। और जो आलू हैं ये भी 1 प्याली ली है और इसकी बारीक कटिंग की है। वेजिटेबल्स की बारीक कटिंग करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि पकोड़ों में बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा, और सेकेंडली ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगी और बहुत जल्दी गल जाएंगी। अब यहाँ पे एक अदद हरी मिर्च ली है, मैंने बारीक कटिंग कर ली है। अगर आपको थोड़ी सी इसमें पकोड़ों के अंदर थोड़ा जो टेस्ट है स्पाइसी चाहिए तो आप इसको ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे पकोड़ों के अंदर जो मसाले जाएंगे उसके अंदर 1 चम्मच भरकर जो मैंने रेडी किया था ज़ीरे का और खुश्क धनिए का पाउडर वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भरकर चाट मसाला ऐड करेंगे। आधा टीस्पून जो है मैं साबुत खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे यानी कि दड़ा मिर्च जाएगी, और हाफ़ टी स्पून यानी कि 2 पिंच इसमें जस्ट चिली पाउडर जाएगा। हम इसमें जो चिली पाउडर सुर्ख मिर्च है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो हमें इसकी जो स्पाइसनेस है वो हमें कड़ी के अकॉर्डिंग रखनी है। अब यहाँ पे एक बाउल लूँगी और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो सब्ज़ियाँ हमने कटिंग की है उनमें से आलू ऐड कर दूँगी, फिर इसमें मैं पालक ऐड करूँगी और फिर प्याज ऐड करेंगे। हम बेसन और पानी का मिक्सर रेडी नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे इस टिप को बहुत ज़्यादा इसका ख्याल करना है कि इस टिप से आपके पकोड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे, और इसमें आपको बेसन की रेशो कितनी जानी चाहिए आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। बेसिकली जो वेजिटेबल्स होती हैं इसके अंदर पानी मौजूद होता है, तो अगर हम पहले से पानी और बेसन का मिक्सर रेडी कर लेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो सब्ज़ी हैं वो भी पानी छोड़ देंगी, तो जो बेसन का मिक्सर है वो बहुत रनी सा हो जाएगा और उससे आपके पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे रेडी नहीं होंगे और आपको उनको फ्राई करने में भी काफ़ी मुश्किल आएगी। सो ये बेस्ट टिप है कि पहले आप सब्ज़ियों के अंदर जस्ट बेसन ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप बेसन ऐड किया मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी वेजिटेबल्स के अंदर पानी है वो बेसन उसको ऑब्जॉर्व कर ले, और देन हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि हमें कितना बेसन और ऐड करना है और कितना पानी ऐड करना है। यूजुअली घरों में जो पकोड़े हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं कड़ी के अंदर, तो इसकी क्वांटिटी हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, लेकिन बेसन की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत कम रखनी है। बेसिकली जो होटलों में बनने वाले पकोड़े होते हैं उसमें जस्ट बेसन ही बेसन होता है, और इसी वजह से उनका टेस्ट नहीं अच्छा होता कि उन्होंने बेसन और साथ जस्ट 1-2 इंग्रेडिएंट ऐड करके वो काफ़ी मोटे मोटे से पकोड़े तैयार कर लेते हैं जो कि कड़ी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और वो फूले हुए पकोड़े ऑलरेडी कड़ी में इतना बेसन होता है और उन पकोड़ों से जो कड़ी का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आता। लेकिन आप इस तरीके से पकोड़े रेडी करेंगे तो इतना इन्हेंस होगा इसका टेस्ट और पकोड़े बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसमें लगेंगे। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बाइंडिंग है, जस्ट मैंने अभी पानी इसमें ऐड नहीं किया है तो इसकी जो बाइंडिंग है ये बहुत अच्छे से हो रही है। सो इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन फिर ऐड कर दूँगी। आपने एकदम से बेसन कभी भी ऐड नहीं करना, आपको इसकी थिकनेस से पता चल जाएगा जब आप इसको मसलेंगे, नीड करेंगे यानी कि गूंदेंगे इसको, तो नीड करते हुए जैसे हमें आटे की क्वांटिटी का पता चल जाता है वैसे ही हमें इसकी क्वांटिटी का पता चल जाएगा कि हमें मज़ीद इसमें बेसन ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं। हमने जस्ट इतना बेसन ऐड करना है, आप इस तरह से दबा के देखेंगे, इतना ऐड करना है कि ये हमें एक बॉल की शेप में बन जाए और टूटे नहीं। और अब मैं यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी जो आपको मैंने पहले डिटेल में बताए थे, वो सब स्पाइसेस मैं ऐड कर दूँगी और फिर इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये स्पाइसेस भी आपने पानी डालने से पहले ऐड करने हैं क्योंकि नमक और ये स्पाइसेस डालने के बाद बेसन और जो सब्ज़ियाँ होती हैं फिर से पानी जो होते हैं अपना रिलीज़ करते हैं,
तो उससे कभी भी ऐसे करने से वो जो आपके पकोड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट इनको नीट तब करना है जब आप स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे इनके जो फॉर्म हम चाह रहे थे वो हम मिल गई है। और अगर आप इसको इसमें जस्ट 2 से 3 चम्मच आप पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उससे ये होगा कि जो आपका बेसन है वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। और फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा देर रखना भी नहीं है। ज़्यादा देर स्ट्रे देने से ये पानी छोड़ देगा और आपको फ्राइंग में मुश्किल होगी और आपकी जो सब्ज़ी हैं वो बिल्कुल मुरझा जाएंगी। और कढ़ी के अंदर जो पकोड़े हैं वो हमेशा क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि कढ़ी के अंदर पकोड़े डालने के बाद ऑलरेडी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक गरम गरम चीज़ में जब आप पकोड़े ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएंगे। तो अगर ये पहले ही टेंडर होंगे तो वो बिल्कुल एक फॉर्म टाइप और भल्ले टाइप लुक आएगी, आपकी पकोड़ों की लुक नहीं आएगी। तो बाज़ारी और होटल वाले तो ऐसे ही तैयार करते हैं कि वो कढ़ी को जस्ट 20 मिनट्स के लिए पकाते हैं और उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके या किसी भी चीज़ से उसकी थिकनेस कर देते हैं। बट कढ़ी का असल मकसद ही जो इसका नाम है कढ़ी, यानी कि कड़ के एक चीज़ जो पक के तैयार की जाती है उसको कढ़ी प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसलिए घरेलू कढ़ी जो होती है वो काफ़ी डिलीशियस होती है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट और होटल्स में मिलने वाली होती है। तो अब यहाँ पे कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और हमें इस टेक्सचर में जो कढ़ी थी वो चाहिए थी और वो हमें अचीव हो चुकी है। और आप इससे कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, आप एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपनी जगह से ज़्यादा मूव नहीं करेगी, ये ज़्यादा रनी नहीं होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो कढ़ी है वो कंप्लीट हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे कढ़ी डन हो चुकी है। अब पकोड़े जो हैं हम वो फ्राई करेंगे। अगर यहाँ पे आपको लगे कि जो बेसन है उसमें वेजिटेबल्स ने पानी रिलीज़ कर दिया है तो आप 1-2 चम्मच बेसन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अगर ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कढ़ी बनाने में परफेक्शन अचीव कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ तवे के ऊपर। मैं नॉन स्टिक तवे के ऊपर को फ्राई करूँगी, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। जब बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के कढ़ाई के अंदर पकोड़े फ्राई किए जाते हैं, मैं उस मेथड से बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आपने इस मेथड से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े एक तो बहुत बारीक लेयर में तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस आएगा, और जब आप कढ़ी में इसको ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे पकोड़ों को कुक होने में फ्यू सेकंड्स लगेंगे और ये जो पकोड़े हैं फ्राई होके हमारे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स की जो कटिंग है बहुत बारीक की थी। तो यहाँ पे हमें इन्हें पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे टाइम की बचत भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा और कम ऑयल में आप बहुत ज़्यादा पकोड़े फ्राई कर सकते हैं। और जैसे ही आप पकोड़े डालते जाएंगे और आपको यहाँ पे क्वांटिटी की मेजरमेंट में बहुत आसानी रहेगी कि आप 1 चम्मच लेंगे और आप सेम उसी चम्मच को लेवल करके सारी टिक्कियाँ जो हैं पकोड़े जो हैं आप उसी क्वांटिटी से रेडी करेंगे। 1 चम्मच डालते जाएंगे और आपकी इस लेयर में इतनी बारीक थिन में आपके पकोड़े रेडी होंगे। इसके अंदर वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं और बेसन की क्वांटिटी बहुत कम है और ये पकोड़े सबसे ज़्यादा मज़े के और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप मीठा सोडा डाल के पकोड़े रेडी करें। मीठा सोडा जो होता है ऑयल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर और पकोड़ों में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और फिर ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यूजुअली घरों में कुछ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स होते हैं, बीपी के पेशेंट्स होते हैं, तो उस वजह से फिर हार्ट पेशेंट्स होते हैं और वो कढ़ी से अवॉइड करते हैं। लेकिन आप कढ़ी बनाते वक्त या कोई भी खाना बनाते वक्त ऑयल का कम यूज़ करेंगे जितना आप कर सकें, तो उससे आपकी जो सेहत है वो भी बहुत अच्छी रहती है और आपका जो किचन है बहुत बजटली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करने के लिए हमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो घर में बहन बेटियाँ होती हैं उनको लाजमी देनी चाहिए। साथ कुकिंग सिखाने के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैटर करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। सो यहाँ पे जैसे जो मैंने पहले पकोड़े डाले थे उनको मैं साइड पे करती जाऊँगी और साथ में दूसरे फटाफट से डालती जाऊँगी और ये प्रोसीजर इतना कम टाइम लेगा
कि आपके इसी ऑयल के अंदर जो हमने जितना मिक्सर रेडी किया था वो सारे पकोड़े भी फ्राई हो जाएंगे और फिर भी स्टिल आपका जो ऑयल है वो बच जाएगा और हम उसी ऑयल के अंदर हम फिर तड़का रेडी करेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने एक वक्त में 10 से 12 पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। मैं फटाफट से इसको पलटती जाऊंगी और जो बाकी के पकोड़े हैं उनको हमने क्या करना है कि एक कोई भी बाउल ले लें, उसके अंदर आप एक स्ट्रेनर रख लें, जाली रख लें या फ़िल्टर कोई भी रख लें और पकोड़े आपने उसके अंदर डालते जाने हैं। उससे ये होगा जो इसके अंदर एक्सेस ऑयल होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो निकलता जाएगा और आप बिल्कुल ये ऑयल फ्री पकोड़े आपको जो हैं वो मिल सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कड़ी के अंदर तड़का भी लग रहा होता है और स्टार्टिंग में भी ऑयल जा रहा होता है। और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो आपका 1 लीटर जो ऑयल है वो तो ऐसे ही बस सारा जो है ना यूज़ हो जाएगा और साथ साथ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मोटापे की वजह सबसे बड़ी वजह ही ऑयल होता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप खाना खाना छोड़ दें, बेहतर ये होता है कि आप खाने में इन चीज़ों का ख्याल करें कि आप कैसे ऑयल को कम से कम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो पकोड़े हैं उनको मैं फ़िल्टर पे डाल रही हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव होता रहेगा और साथ ही साथ में जो दूसरे पकोड़े हैं उनको मैं उसकी साइड पलटती रहूँगी ताकि ये जले नहीं। और आपको ये जो काम है बहुत जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि इससे ये बारीक लेयर है तो बहुत जल्दी ये पकते जा रहे हैं। और अभी मैं आपको इसको अंदर से भी चेक करवाऊँगी। ये अंदर से इतने अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, जो आलू भी है वो पूरे तरीके से गल चुके हैं। और पालक ज़्यादा डालने से आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको इसमें आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है और साथ ही जो पकोड़े हैं वो बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, क्योंकि कड़ी में ऑलरेडी इतना ज़्यादा बेसन होता है। अगर आप पकोड़ों में भी जस्ट बेसन ही डाल लेंगे तो वो सिर्फ बेसन ही बेसन होगा। इसलिए आप वेजिटेबल्स लाजमी इसमें डाला करें। अगर आप पहले इस तरीके से बनाते भी हैं तो आप इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करके बना के देखें, यकीन माने आप पुराने सब तरीके भूल जाएंगे। आपको ये सबसे बेस्ट वे लगेगा टेस्ट में भी और कुकिंग में भी। सो अब यहाँ पे जो पकोड़े हैं वो जो बाकी के रह गए थे वो भी मैं सारे निकाल लूँगी और एक ही वक्त में सारे पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी पकोड़ों के फ्राई होने की कि बस जो कड़ी का एक फ्लेवर अरोमा पहले से घर में फैला होता है और पकोड़ों की खुशबू से तो हर कोई इसको एंजॉय कर रहा होता है और हर किसी की एक ये पसंदीदा डिश है। तो इसलिए इन चीज़ों को जब आप बनाएं तो आप टोटल इसकी क्वांटिटी, मेथड, रेशियो, टिप्स और ट्रिक्स सबको फॉलो करें तो आपको कभी भी ये बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। सो अब मैं इसमें जो बाकी के पकोड़े हैं वो भी डालती जाऊंगी और साथ ही साथ दूसरे जो होंगे उनको मैं स्ट्रेन करती रहूँगी। और यहाँ पे अब एक और चीज़ के जो आप चाहें तो पकोड़ों को साथ ही साथ कड़ी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ ऐड करेंगे तो जो ऑयल है वो आप इसमें से रिमूव नहीं कर सकेंगे और कड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए भी और साथ ही साथ बीपी के पेशेंट्स के लिए भी। वो देखने में नज़र तो नहीं आएगा लेकिन कड़ी जो है वो फुल ऑयली होगी और आपको खाते ही आप जैसे ही उसके कुछ 2-3 चम्मच लेंगे तो आप बिल्कुल एक दिक सा हो जाएगा, आपका स्टमक भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ी थोड़ी इन टिप्स का यूज़ करेंगे तो बहुत कम ऑयल जा रहा है इसके अंदर, यानी कि आप बहुत कम ऑयल में आप जो कड़ी है वो रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जो आलू है इतने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो पालक है वो बहुत क्रिस्पी है और वो भी कंप्लीट गल चुकी है। अब आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि जो ऑयल की क्वांटिटी है हमने जितनी यूज़ की थी स्टिल वो उतनी ही है। पकोड़े भी इतने अच्छे कलर अचीव कर चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं, लेकिन जो ऑयल की क्वांटिटी है वो अभी भी उसके अंदर मौजूद है। अगर आप इसमें मीठा सोडा ऐड कर लेंगे तो मीठा सोडा ऑयल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है अपने अंदर। अब ये लास्ट जो था बस एक रह गया था पकोड़े का, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी और इससे जो पकोड़े फ्राई करने का प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे अब कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम इसी ऑयल को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और इसी ऑयल को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपना तड़का इसी ऑयल में ही यूज़ करेंगे।
और फिर भी अगर कुछ लोग अगर घर में ऐसे हों कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली कड़ी खाना पसंद करते हों, तो फिर आपके लिए इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि आप स्टार्टिंग में जब मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है तरी बनाने के लिए, आप उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर लें। आपको उसकी जो तरी है ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग घर में ज़्यादा तरी पसंद करते हैं। तो फिर आपको 1 कप ऑयल स्टार्टिंग में, जब मैंने प्याज अदरक लहसुन ऐड किए हैं, आप स्टार्टिंग में 1 कप ऑयल यूज़ कर लें। मैंने आधा कप ऑयल यूज़ किया है, तो उसकी जो तरी है मैंने कम क्वांटिटी में रखी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रखना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो करी है, वो जो तरी है कड़ी के ऊपर डालने के लिए आपको ज़्यादा अचीव हो जाएगी। और यहाँ पे भी एंड पे भी अगर आप तड़के के लिए ज़्यादा तड़का लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें और मज़ीद ऑयल ऐड कर लेंगे। अब ये जो पकौड़ों को मैं सारे जो हैं अंदर डिप नहीं करूँगी, मैं कुछ जो है वो इसके कड़ी के अंदर डिप कर दूँगी और कुछ पकोड़े जो हैं मैं इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी। क्योंकि आपने डिप किए हुए पकोड़े बहुत खाए होंगे, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा कि कड़ी के साथ ऐसे पकोड़े भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर को इन्हेंस करते हैं और ज़्यादा इंसान इंजॉय करता है। अगर आप पकोड़ों को इस तरीके से सर्व करेंगे कि कुछ पकोड़े जो हैं कड़ी के ऊपर सर्व करें और कुछ जो हैं आप अंदर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दें। जो आप अंदर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ेंगे तो आप उसको 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं, आप ऐसे छोड़ देंगे तो इससे जो पकोड़े हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे। उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिस्पीनेस को एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, तो देन यू मस्ट फॉलो दिस मेथड। और अब यहाँ पे मैं जो उसकी तरी तो मैंने जो पहले से निकाल ली थी, अब वो मैं तरी को इसमें ऐड कर दूँगी। आप जिस भी डिश में डिश आउट करना चाहें आप उसमें डाल के तरी को आप ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पे इतना खूबसूरत कलर आ गया था कड़ी का, जो हम कलर चाह रहे थे, यानी कि जो एक येलोइश कलर होता है कड़ी का, असल और ओरिजिनल कलर यही होता है। अगर आप कुछ लोग बेसन को भून के कड़ी तैयार करते हैं तो उससे भी जो कलर है उसका वो ब्राउनिश साइड पे चला जाता है। अब यहाँ पे तड़के के लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोल मिर्च हमने पहले भी ऐड कर दी थी। साथ ही गोल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मिर्चें ग्रीन वाली भी और गोल वाली भी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ एक कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। तो इसी ऑयल के अंदर मैं तड़का रेडी करूँगी। अगर आपको इसका तड़का ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं लो ऑयल रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ जस्ट इतना ही ऑयल रखूँगी। और इससे भी इतनी खूबसूरती इसके अंदर आ गई थी और इतना अच्छा अरोमा था इसके अंदर। तो और जो गोल वाली मिर्च थी हमने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड की थी कि कुछ कड़ी के अंदर भी फ्लेवर होना चाहिए इन कड़ी पत्ते का, और जो हमने स्टार्टिंग में गोल वाली मिर्च ऐड की थी उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और कड़ी के अंदर इन जब सारी चीज़ों का, इन सब इंग्रेडिएंट्स का एक कंबाइंड फ्लेवर आता है तो उस फ्लेवर को कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमने एंड पे इस वजह से डाली थी ताकि हम एक अच्छा सा इसका तड़का लगा सकें। अब यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें थी वो डाल दी हैं। अगर आप इस पर हरा धनिया डालना चाहें तो आप साथ में वो डाल लेंगे, तो आपकी कड़ी की खूबसूरती मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इस कड़ी को बॉयल राइस के साथ, खमीरी रोटी के साथ या सिंपल रोटी के साथ, पराठे के साथ, आप जैसे भी इसको सर्व करेंगे ये सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी और बहुत ज़्यादा इसका अमेजिंग टेस्ट आएगा। अगर आप इसे सर्व करते वक्त इसके फ्लेवर को मज़ीद रिच करना चाहते हैं तो इसका एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसको सर्व करने लगें तो गरम गरम जो ऑयल होगा, तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप ऑयल ले लें और आप कड़ी के ऊपर 1-2 पिंच जो है ज़ीरा डाल देंगे और 1-2 पिंच आप पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और उसके ऊपर आप 2 चम्मच गरम ऑयल के डाल देंगे। ये यहाँ पे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मैंने 1-2 पिंच जो है ज़ीरा डाला है और साथ ही मैं तकरीबन गरम ऑयल है वो मैंने डाला और इससे ज़ीरा बिल्कुल तड़के की तरह हो गया और इसकी इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा था और एक रिच फ्लेवर इसमें ऐड हो गया है। सो दिस वाज द सेकंड मेथड कि आप इसको तड़के को मज़ीद वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कड़ी के हवाले से, पकौड़ों के हवाले से, इसकी क्वांटिटी और रेशो के हवाले से सारी आपको जो है डिस्क्राइब कर दी हैं। होप सो आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।